हेलो एवरीवन। वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 अगस्त 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी रक्षाबंधन की सेल चल रही है, फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स पर। जिसके लिए आपको करना क्या है कि आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, दैट इज़ okul.co, और ओकुल नाम से ही हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है। तो ऐप या वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको जो भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स आप एनरोल करना चाहें तो उसको कार्ट में ऐड करें। और ऐड करने के बाद पेमेंट करने से पहले यहाँ पर जो ये कोड दिया गया है, दैट इज़ राखी, RAKHI, राखी, इस कोड का आप लोग यूज़ कर लेंगे तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब लेकिन ये है कि आज इस सेल का जो है वो अंतिम दिन है। ठीक है, सिर्फ आज तक ही ये सेल वैलिड है, यानी कि आज रात 12 बजे तक आप लोगों के पास समय है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स को परचेस करने के लिए तो फ्लैट 40% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चलिए, और बाकी अगर आप लोगों को हमारे एफ़र्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे, कोई फ़िक्स अमाउंट मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे, अगर आपको एफ़र्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, इन वीडियोज़ को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, एफ़र्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस QR कोड या UPI ID इनका इस्तेमाल करके आप जो भी अमाउंट चाहें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस अमाउंट से आपका ही फ़ायदा होगा, आपका ही बेनिफिट होगा इस प्रकार से कि चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल सकेंगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर जो वीडियोस के व्यूज़ हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली राइज़ नहीं है। तो सिग्निफिकेंट अगर राइज़ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और यूट्यूब की तरफ से यही स्थिति रहेगी तो फिर ये सीरीज़ बंद हो जाएगी, है ना, यूट्यूब पर बंद हो जाएगी। बाकी फिर पेड में चलेगी या नहीं वो तो भविष्य की बात है। बट इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट करते रहें। जो यूट्यूब नहीं कर रहा है, कम से कम आप लोग चीज़ें देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। सो दैट कि अगर यूट्यूब नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके सपोर्ट भी होगा तो भी हम चीज़ों को आगे इसी तरीके से चला लेंगे यूट्यूब पर भी। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ अपनी तरफ से सपोर्ट जो है वो ज़रूर करें। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं अगर उनको हम देखें तो पेज 1 पर जो एक मेन खबर है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि जैसा भी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था एक आर्टिकल ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री को लेकर, है ना। तो 17 तारीख को ये एडवर्टीज़मेंट यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया था और कल यानी कि 20 तारीख के दिन इसको सरकार ने कैंसिल करवा दिया है। तो यूपीएससी को एक लेटर लिखा गया है सरकार की तरफ से और उसमें ये कहा गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल कर दी जाए। ठीक है। और उसको लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपोजिशन है वो भी, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न नहीं था, हमने पूरा का पूरा जो आर्टिकल है उसको समझा था कि उसमें रिजर्वेशन या आरक्षण का कोई प्रोविज़न नहीं था, तो इसको लेकर विपक्ष या अपोजिशन जो पार्टी के लीडर्स हैं वो भी इस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इसकी आलोचना कर रहे थे। और कल मैंने आपको बताया था कि सरकार के ही कुछ जो साथी हैं, जो एलाइज हैं, जैसे जीडीपी हो या जेडीयू हो गया, एलजेपी हो गया, इन्होंने भी जो है इसका विरोध किया था। तो उसी के आधार पर जो है ये चीज़ों को कैंसिल किया गया है। और यहाँ पर लेकिन जो पत्र लिखा गया है यूपीएससी को, उसमें ये कहा गया है कि सरकार जो है वो सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय का जो तरीका है, मैनिफेस्टेशन का जो सामाजिक न्याय का तरीका है वो क्या है, रिजर्वेशन, आरक्षण, है ना। तो इसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल जस्टिस के प्रति कमिटेड है। लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया था कि अगर
इस तरीके से सिंगल पोस्टिंग निकाली जाती है, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर एक पोस्टिंग निकाली जाती है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। रिजर्वेशन तब हो सकता है जब आपके बल्क में कुछ सीट्स हों एक ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और उसमें जो आपको याद होगा हमने एक 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का जिक्र किया था कि किस तरीके से, है ना, उसमें जितना भी किसी का ये होता है, आरक्षण होता है, रिजर्वेशन परसेंटेज होता है, उसको 100 से डिवाइड करके फिर एक नंबर आता है, और उसके आधार पर हम बताते हैं कि टोटल वैकेंसीज इतनी हैं, तो उसमें से ओबीसी के लिए कितनी रिजर्व्ड होंगी, एससी एसटी के लिए कितनी होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होंगी, वो चीज़ें, है ना। तो अब हालांकि सरकार यहाँ पर कह रही है कि अगर हम लेटरल एंट्री आगे करेंगे तो उसमें सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय का जो है वो ध्यान रखेंगे, मतलब रिजर्वेशन का ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और मुख्य बात या एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने की है कि पिछले काफ़ी समय से, ठीक है, खासकर 2-3 इंसिडेंट्स तो ऐसे हो ही चुके हैं, जैसे कि ये जो आपको याद होगा एक वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल सरकार लेके आई थी लोकसभा में, लेकिन वो बिल को सरकार लोकसभा में भी पास नहीं करा पाई, और वो बिल जो है वो भेजना पड़ा था कमिटी को फर्दर रिव्यू के लिए, है ना, वो भी बिल सरकार पास नहीं करा पाई। उसके बाद हमने एक ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात की थी जिसका ड्राफ्ट मैंने बताया था कि पिछले साल भी आया था, फिर एक नया ड्राफ्ट आया, वो कुछ स्टेक होल्डर्स के पास गया, लेकिन उस ड्राफ्ट को फिर सरकार ने रिकॉल कर लिया, है ना। सरकार ने ये कहा कि हम ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है इसको वापस लेते हैं, और फिर वहाँ पर ये बातें उठी थी उस समय कि हो सकता है कि सरकार कोई नया ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आए, लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद ही, या कल या परसों के न्यूज़पेपर में आया था कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस बात को लेकर भी क्लैरिटी दी है कि कोई नया ब्रॉडकास्टिंग बिल नहीं आएगा, ठीक है। उसमें यह कहा गया है कि ऑलरेडी इस तरीके के बिल हैं, मतलब ऑलरेडी इस तरीके के एक्ट या कानून हैं कि अगर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन प्लेस करनी है कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर तो वो की जा सकती है, उसके लिए नए ब्रॉडकास्टिंग बिल की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने वहाँ पर भी अपने कदम पीछे खींचे। फिर एक ये तीसरा इंसिडेंस है, ठीक है, जहाँ पर अनाउंसमेंट करने के बाद, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के बाद सरकार ने फिर से इस कदम को पीछे खींचा है। तो आप ये देख सकते हैं 2014 से लेकर 2024 और 2024 से आगे ये एक डिफरेंस है। अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, खुली नज़रों से समझ पा रहे हैं, और ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी एक तरीके से, ठीक है। कहा भले ही उसको ये कहा जाता था कि एनडीए गवर्नमेंट है, लेकिन वो बीजेपी की सरकार थी क्योंकि उसमें बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी थी, है ना। 282 303 सीटें हुआ करती थी दोनों बार, तो क्लियर जो 272 का मार्क है उससे बीजेपी ऊपर रहती थी। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि सरकार के पास किसी को साथ लेके चलने की मजबूरी नहीं होती, ठीक है ना, किसी की सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप जो चाहें वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बट इस बार की स्थिति अलग है, बिकॉज बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 240 सीटों पर है, ठीक है, और मेजॉरिटी का जो मार्क है 272, उस तक पहुंचने के लिए भी बीजेपी के पास 42 सीटें, बस सॉरी 32 सीटें जो है वो कम है, 32 सीट्स कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा इसका जो मतलब साइड है वो ये भी है कि क्योंकि बीजेपी की सीट्स कम हुई है तो ऑब्वियसली जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और विपक्ष जो है वो इस तरीके के मुद्दों को लेकर, खासकर रिजर्वेशन का जो मुद्दा है या जो संविधान का मुद्दा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का, संवैधानिक मूल्यों का जो मुद्दा है, उसको लेकर विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान से लेकर अभी भी जो है वो उसको लेकर अपनी आवाज़ काफ़ी बुलंद किए हुआ है। तो उन सब चीज़ों का भी असर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा जिस तरीके से अपने मनमाने तरीके से काम किया करती थी उस तरीके से काम अब नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अलायंस का भी, जो अपने अलायंस का पार्टनर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही सरकार चल रही है, ठीक है। विपक्ष जो है वो भी अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर विरोध कर रहा है तो उस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अब हो रही हैं, ठीक है। और आई होप कि आप 2014 से 24 का जो एक पूरा का पूरा 10 साल का पीरियड था और 2024 के 4 जून के बाद का जो पीरियड है उसमें एक अंतर इस तरीके की एक्टिविटीज़ से या इस तरीके की गतिविधियों से देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको एक आर्टिकल जो है वो यहाँ पर बीच में पढ़ने के लिए दूंगा
एक बार आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा। अच्छा, मैं आप मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं आप लोगों को जो आर्टिकल्स देता हूँ, मैंने शायद कल भी एक शेयर किया था और एक परसों भी शायद शेयर किया था, कल तो शायद नहीं, परसों शेयर किया था, है ना, वो जो वाला आर्टिकल था एग्रीकल्चर वाला, जिसमें मैंने बताया था कि चाइना के साथ कुछ कंपैरिजन किया गया है। आप लोग उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो कुछ भी ना, तो फिर यार पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ठीक है, अगर अपनी तरफ से कुछ करने का मन नहीं है, सिर्फ ये है कि जो चीज़ दी जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, उसको नोट कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, उसको रट लेंगे, उसको पेपर में उसी तरीके से फैलाए आएंगे रटा हुआ, तो यार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दो। यूनिवर्सिटी के पेपर दे रहे हो तो दो, और दे दिए हैं तो कुछ और डायरेक्शन ढूंढो। ठीक है, कोई और धंधा पानी पकड़ो, क्योंकि एग्ज़ाम्स और ख़ासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं निकलेगा। अपनी तरफ से एफर्ट करना ज़रूरी है। जो मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से आर्टिकल्स पढ़ो तो पढ़ो, नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़ो 4 बार पढ़ो, ये नहीं करो कि टाइम ख़राब हो रहा है। पढ़ने में कभी टाइम ख़राब नहीं होता। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो टाइम ख़राब नहीं हो रहा है। टाइम ख़राब उसमें होता है जो दिन भर बैठ के शॉर्ट्स और रील्स देखते रहते हो, उसमें टाइम ख़राब होता है। ठीक है, आई होप बात समझ पा रहे हो। तो इसलिए एक आर्टिकल मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर, चाहे टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप का जो नंबर यहाँ पर दिया है इसके थ्रू भी बता सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपने पढ़ा, आपको समझ में आया नहीं आया, नोट डाउन कुछ किया नहीं किया, ये मुझे बताना। ठीक है, वैसे इस आर्टिकल को मैं कवर करने की सोच रहा हूँ, बट आज नहीं करूँगा, हो सकेगा तो वीकेंड तक, संडे तक मैं कवर करूँगा, बट इसको आप लोग पढ़ें। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली यही बात कर रहा है कि जो सरकार इस तरीके की लिटरल एंट्रीज लेके आ रही है, उसके पीछे सरकार की क्या सोच है। ठीक है, और वो सोच एक तरीके से मतलब उसको क्रिटिसाइज ही किया गया है कि वो सोच ठीक नहीं है। सरकार को लगता है कि अगर गवर्नेंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई समस्या है तो उसको लेटरल एंट्री से दूर किया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसके ऊपर बात कर रहा है, एक बार इसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को लंबा आर्टिकल ज़रूर लग सकता है, बट पढ़िएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर आएंगे और यहाँ के 2-3 आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और एक आर्टिकल मैं यहाँ पर आपके साथ और शेयर करूँगा, दैट इज़ यूएस इलेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ये आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा, वेरी इजी आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बात की गई है, जो अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं दैट इज़ कमला हैरिस, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए जिस पर्सन को चुना है उनका नाम है टिम वॉल्स। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जीतते हैं, मतलब कमला हैरिस और ये वाली साइड डेमोक्रेटिक के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर ये जीतते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जब उनकी सत्ता आई थी, तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर दिया था, है ना। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि इनका जो रिकॉर्ड है, जैसे टिम वॉल्स की बात की जा रही है, ये जब मिनेसोटा के गवर्नर हुआ करते थे, मिनेसोटा वहाँ की एक स्टेट है, वहाँ के जब गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने वहाँ पर भी इस तरीके की कुछ क्लाइमेट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये अगर आएंगे तो उससे अमेरिका के जो रोल है इन क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन में वो बेहतर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से हो सकता है कि स्थिति ख़राब हो जाए। ठीक है, तो उस बारे में ये बात कर रहा है आर्टिकल, एक बार इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत आसान आर्टिकल है, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ने के लिए आर्टिकल इसलिए भी देता हूँ ना, थोड़ा सा आप लोगों की रीडिंग हैबिट्स भी होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ वीडियो सुन के, है ना, वीडियो सुन के अगर आप चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं तो वो आज की डेट में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब एक नया सिस्टम चल रहा है। ठीक है, एक नया सिस्टम जो है ये इवॉल्व हुआ है, बट दैट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल मेथड। ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। पहले से क्या होता था कि कोई ऐसे वीडियोस या ये थोड़ी होते थे। ठीक है, क्लासेस वगैरह हुआ करती थी, ऑफलाइन क्लासेस, उसमें भी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, उसमें भी लोग सब लोग तो जा नहीं पाते थे,
क्योंकि बड़े शहरों में होती थी, फीस वगैरह ज़्यादा होती थी, तो लोग क्या करते थे, तैयारी कैसे करते थे, घर में बैठ के खुद किताबें पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। ठीक है, तो वो जो तरीका था उससे अगर आप एक चीज़ को देखें, उससे ये है कि लोगों में जो नॉलेज थी, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती थी, वो इसी वजह से होती थी। आज की डेट में क्या है कि अगर लोग पढ़ मतलब इस तरीके से वीडियोस देख के या ऑनलाइन क्लासेस करके भले ही एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं, अच्छी रैंक आ जा रही है, अच्छी पोजीशन मिल जा रही है, बट उनके अंदर वो वाली बात नहीं है। ठीक है, वो वाला जो एक मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो वाली नॉलेज है, जो वाली अंडरस्टैंडिंग है, वो आज के डेट के ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है। जो आज की डेट में हमारे यंग ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, नए आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, उनके अंदर वो बात नहीं है जो पुराने ऑफिसर्स में हुआ करती थी। उसके पीछे रीज़न वही है कि जो हमारा पढ़ने का तरीका, जो हमारा चीज़ों को लेकर धैर्य, वो बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। धैर्य तो खैर ख़त्म ही हो गया है और पढ़ने के तरीके बदल चुके हैं। आजकल हमें कोई भी चीज़ की अगर पढ़ना हो, जानना हो, तो हम सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देख लिया, अपना काम ख़त्म। आप 4 लाइनें उसके बारे में अगर लिखी होंगी तो आप उनको पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाए तो इट इज़ वेल एंड गुड, वीडियो देख लिया, समझ लिया, काम ख़त्म। ठीक है, तो एफर्ट्स करना सीखें, थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाएं, है ना। बुक्स पढ़ने की आदत डालें, टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे मतलब वो चीज़ें ठीक नहीं लगती। बाकी आप लोगों का अपना विचार है, आप लोगों का अपना तरीका है, वो जैसा चाहें आप वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, बाकी ये मेरा विचार था। इस विचार से आप कितने सहमत हैं, चाहें तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग फ़िलहाल अगर यहाँ पर आएँ तो हम लोग बात करेंगे एक नेसल स्प्रे की। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए एक नेसल स्प्रे, यानी कि नाक में डालने वाला एक स्प्रे, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है, उसकी बात करेंगे। मार्स में कुछ पानी मिला है, ठीक है, लिक्विड वाटर जो है ऐसा मार्स में मिला है कहीं, मार्स के अंदर जो क्रस्ट है उसके अंदर जो पत्थर हैं वहाँ पर ये चीज़ मिली है, तो उसकी बात भी करेंगे। और यहाँ पर एक आर्टिकल और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल कह सकते हैं, कि लॉन्ग बिफोर टुडेज लेटरल एंट्री नेहरू गॉट रिक्रूटेड फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, नेहरू गवर्नमेंट रिक्रूटेड फ्रॉम ओपन मार्केट की मतलब आज का जो लेटरल एंट्री का सिस्टम है वो तो है ही है, लेकिन नेहरू के समय में भी ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट होते थे। अब ये क्या सिस्टम था पूरा का पूरा, ये भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इन 3 आर्टिकल्स को हम लोग बेसिकली देखेंगे, और मैंने आपको बताया कि 2 आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। जो ये नेसल स्प्रे वाला आर्टिकल है, इसकी हम लोग बात करते हैं। न्यू नेसल स्प्रे टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक, अब देखो, इस महीने की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने फर्स्ट एवर नेसल स्प्रे फॉर ट्रीटिंग एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए पहला नसल स्प्रे उसको अप्रूव किया है। एंड इट इज़ अ सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। यानी कि एनाफाइलेक्सिस एक इस तरीके का बहुत ही भयानक, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है, मतलब ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है जिससे जान को भी खतरा हो सकता है, और जिसके लिए मेडिकल अटेंशन चाहिए, तुरंत इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक नेसल स्प्रे को अप्रूवल दिया गया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब ये जो नया एपिनफ्राइन नेसल स्प्रे है, एपिनफ्राइन बेसिकली एक, अब इसको एपिनफ्राइन कहें, अपाइनफ्राइन कहें, जो भी कहें, ये एक तरीके का हार्मोन होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये जो एपाइनफ्राइन नसल स्प्रे है, इसका नाम है नेफी। ठीक है, नेफी इसका नाम है। इज डिज़ाइन फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टाइप 1। टाइप 1 के जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, इंक्लूडिंग दोज दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इमरजेंसी रिएक्शंस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हैं तो मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग ही होगा, है ना, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की बात की गई है।
अब जो टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं? फूड की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, खाने में आपने कुछ चीज़ ऐसी खाई जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो वो हो सकता है। या कोई आप मेडिकेशंस दवाइयाँ ले रहे हैं उस वजह से भी रिएक्शन हो जाता है कभी कभी, एलर्जिक रिएक्शन। और इंसेक्ट बाइट्स, कि किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से, ठीक है, उसके काटने की वजह से उसने कोई डंक मार दिया उस वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन जो है वो इन चीज़ों की वजह से होते हैं। अब जो ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस है, इसके दौरान क्या हो सकता है कि जो थ्रोट है, जो आपका गला है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, यानी कि सूजन हो सकती है, कफिंग, खांसी आ सकती है, डिजीनेस की फीलिंग आ सकती है। डिजीनेस का मतलब होता है एक तरीके से आप जिसको कहते हैं ना कि मतलब आंखें भारी हो रही हैं, नींद जैसी आ रही है, उस तरीके की चीज़ें फील कर सकते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन सिस्टम्स टिपिकली इंक्लूड, मतलब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, जैसे कि स्किन हो सकती है प्रभावित, लंग्स जो आपके हैं, फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि आपका जो पेट है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ हैं या जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है, मतलब हार्ट रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। अब एफडीए का जो अप्रूवल है वो 9 तारीख को आया है, 9 अगस्त को। ये दोनों ही के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, बच्चों के लिए भी, मतलब एडल्ट्स के लिए भी, और बच्चे जिनका वज़न 30 किलो से ज़्यादा है उनके लिए भी, ठीक है। और नेफी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड एआरएस फार्मास्यूटिकल्स, अमेरिका की ही एक कंपनी है, दैट इज़ एआरएस फार्मास्यूटिकल्स, उसने इसको डेवलप किया है। अब एफडीए ने जो अप्रूवल दिया है, दैट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जी केयर। तो एफडीए का जो अप्रूवल है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम की स्टडी में, और एलर्जी केयर में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नसल स्प्रे हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एपाइनफ्राइन ऑटो इंजेक्टर्स एंड मैनुअल एड्रेनलिन इंजेक्शंस, ऑफरिंग अ मोर कन्वीनियंट एंड लेस इंटिमिडेटिंग ऑप्शंस फॉर पीपल हु फेस द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। पहले बेसिकली क्या होता था कि एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते थे, ठीक है। एपाइनफ्राइन मैंने आपको बताया कि एक तरीके का हार्मोन है, ठीक है, उसको इंजेक्ट किया जाता था। अब इंजेक्ट किया जाता था तो इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वो कन्वीनियंट भी थोड़ा सा कम है, ठीक है, उससे डर भी लगता है खासकर बच्चों वगैरह को। तो उनका ये एक क्या है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बेटर है, ठीक है, नाक में स्प्रे डाल दिया तो बेटर है ये उससे। अब हाउ डज एपाइनफ्राइन वर्क, अब ये जो एपाइनफ्राइन है ये कैसे काम करता है? एड्रेनलिन, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, ये रिलीज़ करता है एपाइनफ्राइन हार्मोन को फॉर द बॉडी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस की सिचुएशंस होती हैं उनसे लड़ने के लिए जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो एपाइनफ्राइन हार्मोन को रिलीज़ करता है। इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस दैट वर्क बाय रिलैक्सिंग the muscles of the airways and constructing the blood vessels which helps tackle the drop in blood pressure due to एनाफाइलेक्सिस। अब ये बेसिकली कैसे काम करता है, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस का मैंने आपको वो तो बता दिया कि जब हमारी बॉडी में अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस बनती हैं तो उससे कोप करने के लिए बॉडी का जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एपाइनफ्राइन हार्मोन को रिलीज़ करता है। बट ये वैसे कैसे काम करता है, मतलब एनाफाइलेक्सिस के केस में, तो ये क्या करता है कि जो एयरवेज हैं, एयरवेज मतलब जहाँ से हमारी हवा अंदर जाती है बाहर आती है, उसके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है नैरो करना, तो ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा नैरो करता है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है एनाफाइलेक्सिस के केस में, जो ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है ये उसको मेंटेन कर लेता है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स पतले हो गए, नैरो हो गए, तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका एक बड़ा ही साधारण सा एग्जांपल बताता हूँ कि घर में आप सभी लोगों ने पाइप से कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा, पानी का जो पाइप होता है उसका कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। और आपने ये भी चीज़ ज़रूर की होगी कि पाइप का अगर आप मुंह जो होता है, मतलब जहाँ से आउटलेट है, पानी बाहर निकल रहा है पाइप से, आपने कभी ना कभी उसके मुंह पर ऐसे उंगली लगा के या हाथ लगा के देखा होगा कि जो उसकी ओपनिंग है उसको छोटा करके,
तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसकी ओपनिंग को छोटा करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, पानी दूर तक जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली एपाइन फाइन करता क्या है कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा नैरो कर देता है। और जैसे ही ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू खून पास हो रहा है, जैसे ही वो थोड़ा सा नैरो होंगी तो उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट, वो पाइप वाला याद रखो, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर क्यों बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस के दौरान ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है, तो उससे टैकल करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ये काम करता है। अब अभी तक क्या था, ये जो एपाइन फाइन ये सोल लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट था एनाफाइलेक्सिस के लिए, ये अवेलेबल था ओनली एज एन इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के रूप में इसको दिया जाता था, और अभी तक सिर्फ यही इसका ट्रीटमेंट था एनाफाइलेक्सिस के लिए, और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, और ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था। अब द इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड alongside emergency medical care to treat life threatening allergic reactions triggered by insect bites or stings, फूड, मेडिकेशन, लेटेक्स और अदर कॉजेज। यानी कि किसी भी तरीके की जो यहाँ पर इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनसे अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट बाइट्स की वजह से हो, या किसी इंसेक्ट ने कोई डंक मार दिया हो, फूड की वजह से हो, किसी दवाई की वजह से रिएक्शंस हुआ हो, या लेटेक्स की वजह से रिएक्शन हुआ हो, या किसी भी और वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और वो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसके साथ जो और मेडिकल केयर दी जाती है, उसके साथ ये एपाइन फाइन को एज एन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब ये जो नेफी का अप्रूवल हुआ है एफडीए के द्वारा, इसके पाथवे को अगर हम समझें तो कैसे हुआ है, मतलब तो यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है 2 मिलीग्राम वर्जन ऑफ 1 नॉस्ट्रिल नसल स्प्रे। ठीक, अप्रूवल जो है वो 4 स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है, जो 175 हेल्दी एडल्ट्स के ऊपर किया गया है जिनको एनाफाइलेक्सिस नहीं था। ठीक, अब ये स्टडीज़ में क्या किया गया है कि दीज स्टडीज़ कंपेयर्ड एपाइनफ्राइन लेवल्स इन द ब्लड आफ्टर यूजिंग नेफी टू दोज आफ्टर यूजिंग द ट्रेडिशनल एपाइनफ्राइन इंजेक्शंस। ठीक है, कि इसमें क्या किया गया कि कुछ लोगों को एपाइनफ्राइन के इंजेक्शंस दिए गए और कुछ लोगों को ये जो नेसल स्प्रे है ये दिया गया। फिर उन दोनों के ब्लड में एपाइनफ्राइन का जो लेवल है उसको मेजर किया गया, उसको कंपेयर किया गया, और रिजल्ट्स में ये पाया गया कि नेफी डिलीवर्ड सिमिलर लेवल्स ऑफ एपाइनफ्राइन इन द ब्लड एज द इंजेक्शंस। तो नेफी से भी एपाइनफ्राइन उतना ही आ रहा है ब्लड में जितना इंजेक्शन से आता है, तो दोनों का कंपैरिजन हो गया। एडिशनली नेफी हैड सिमिलर इफेक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ठीक है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाने में भी इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ाना इसमें ज़रूरी है एनाफाइलेक्सिस के केस में, अदरवाइज ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट सेम है, तो इस वजह से इसको अप्रूवल मिला है। अब ये अप्रूवल क्यों सिग्निफिकेंट है, इसको लेकर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि नेफी कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। जो गरीब देश हैं या जो मिडिल इनकम देश हैं उनके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। इंडिया में जो ऑटो इंजेक्टर्स हैं एनाफाइलेक्सिस के लिए, उनको अप्रूवल नहीं मिला है, और पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है कि एड्रेनलिन एडमिनिस्टर करना पड़ता है, मतलब एड्रेनलिन खुद से ड्रॉ करना पड़ता है ना। मतलब जैसे होता है ना कि इंजेक्शन, जैसे कोई भी अगर आपको किसी दवाई का इंजेक्शन लेना है तो उसके लिए जो सिरिंज है उसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन को फिल करते हैं। ठीक है, तो खुद से ही उसको, अगर मान लीजिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग इस तरीके का रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन है, और उसके लिए अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, इमीडिएट अगर आपको इंजेक्शन लगाना है, तो आप पता चला कि डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल जाएं, तब तक तो हो गया काम। ठीक है, तो इसलिए वो इमीडिएट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको खुद से इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। अब ऑटो इंजेक्टर्स तो यहाँ पर अप्रूव्ड है नहीं। ऑटो इंजेक्टर्स मतलब जिसमें ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएं, तो इसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा लोगों को कि मैनुअली ड्रॉ करके और खुद ही एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि खुद ही इंजेक्शन में उस सिरिंज में वो दवाई भरनी पड़ेगी, एड्रेनलिन भरना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो लोगों को भरना नहीं आता, और दूसरी चीज़ अब नॉर्मल आदमी को कहाँ आता है ये चीज़ें। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसको खुद ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसको वो भी नहीं आता, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे देश जहाँ पर एपाइनफ्राइन ऑटो इंजेक्टर्स अवेलेबल हैं, दे मस्ट, अब जहाँ पर अवेलेबल भी हैं वहाँ पर उसको एक
स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना पड़ता है और आइस पैक में कैरी करना पड़ता है, क्योंकि सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी जगह जैसे इंडिया में where we need to establish anaphylaxis management plans and teach patients how to draw the correct amount of adrenaline injected themselves, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वहाँ पर नसल स्प्रे जो है वो गेम चेंजर हो सकता है कि ऐसे देश में जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, जहाँ पर पेशेंट्स को ये सिखाना है कि कितना आपको एड्रेनलिन ड्रॉ करना है, ठीक है, उस जो उसकी बॉटल होगी उसमें से, फिर कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है, तो वो सब चीज़ें सिखाने में एक टाइम भी लगेगा। और उससे बेटर यह है कि अगर नसल स्प्रे आ जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा गया है कि नसल स्प्रे जो है वो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिनमें कई सारी एलर्जीज होती हैं, और बच्चों में इंजेक्शन को लेकर डर भी होता है, तो वो भी बेटर है। एंड ऑल्सो किड्स हु ऑफन कैन नॉट मैनुअली ड्रॉ एंड इंजेक्ट एड्रेनलिन ऑन देमसेल्व्स। अब बच्चे खुद से तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते, ठीक है, वो एड्रेनलिन कहाँ बॉटल में से ड्रॉ करेंगे फिर उसको एडमिनिस्टर करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। और पेरेंट्स जो हैं उनको इस बात की चिंता रहती है कि वो अपने बच्चे को अनसुपरवाइज्ड भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उन्होंने बच्चों में कहीं एनाफाइलेक्सिस डेवलप हो गया और उसको इंजेक्शन की ज़रूरत लगी तो फिर वो इंजेक्शन लगाएगा कौन, क्योंकि उसमें डोज तो जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, कम ज़्यादा होगी तो गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक ईजी टू यूज़ नसल स्प्रे होता है तो वो परिवारों के लिए रियल ब्लेसिंग साबित हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर इसके फ़ायदे भी बताए हैं। अब हाउ कॉमन आर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस इन इंडिया, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो भारत में कितने ज़्यादा कॉमन है। तो एनाफाइलेक्सिस के केस में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द ट्रिगर। ठीक है, कि किस वजह से वो मतलब हुआ है। ठीक, साथ में जो पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ है कि उसको और कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसकी एज कितनी है, और बाकी क्या उसकी कोई और दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर भी जो सीवियरिटी है वो बदल सकती है। जो 3 मोस्ट कॉमन एलर्जेंस हैं फूड में वो यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, जैसे कि नट्स, मतलब 3 में एक फूड है, फूड के अंदर जैसे नट्स हो गया, मिल्क, फिश या बाकी कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं, उससे एलर्जी होती है। फिर मेडिकेशंस एक है जिसमें वैक्सीन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर इंसेक्ट वेनम है पर्टिकुलरली फ्रॉम वास्प एंड बी स्टिंग्स। ठीक है, इस तरीके के ये 3 मोस्ट कॉमन आपके ये हैं मोस्ट एलर्जन, मतलब जिनकी वजह से एलर्जी होती है। साइंटिफिक स्टडी ने ये इंडिकेट किया है कि फूड इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्सिस इज़ मोर कॉमन इन यंगर इंडिविजुअल्स, कि जो फूड की वजह से जो एनाफाइलेक्सिस होता है, मतलब फूड की वजह से जो एलर्जी होती है, उस तरीके के एनाफाइलेक्सिस जो है वो यंगर इंडिविजुअल्स में वो ज़्यादा कॉमन है। और ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्सिस जो है वो ओल्डर पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, कि ड्रग्स की वजह से, ठीक है, मतलब ये जैसे मेडिकेशंस वाले की वजह से जो होते हैं वो ओल्डर पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यंगर इंडिविजुअल्स में फूड की वजह से एलर्जी ज़्यादा होती है, एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप, क्लियर है, आर्टिकल क्लियर है। इसको आप साइंस एंड टेक हेल्थ इशू में लेंगे, है ना, जीएस पेपर 3 में। चलो इसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। मंगल ग्रह में पानी मिला है, लिक्विड वाटर, उसकी बात करेंगे। एक नई स्टडी ये सजेस्ट करती है कि लिक्विड वाटर डीप इनसाइड मार्शियन रॉक्स, यानी कि मार्स के जो पत्थर हैं उनमें लिक्विड वाटर मिला है। ठीक है, देखो, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अ रिजर्वॉयर ऑफ लिक्विड वाटर, यानी कि लिक्विड वाटर का एक रिजर्वॉयर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है इन द रॉकी आउटर क्रस्ट ऑफ मार्स। मार्स का जो आउटर क्रस्ट है उस पर ये जो रॉकी है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर पत्थर है, वहाँ पर एक लिक्विड वाटर का रिजर्वॉयर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। हालांकि मार्स के जो पोल्स हैं, ठीक है, मार्स के जो पोल्स हैं वहाँ पर ये तो पता था कि वाटर आइस है, ठीक है, मतलब आइस के फॉर्म में तो वाटर है, ये तो बहुत लंबे समय से बात पता थी। लेकिन ये पहली बार है जब मार्स में लिक्विड वाटर डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये जो आप कह सकते हैं स्टडी है, या जो इस स्टडी का की फाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि वाटर आइस, है ना, बर्फ़ के रूप में तो पहले भी माना जाता था कि वहाँ पर पानी है, उसके जो ये थे पोल्स वगैरह हैं वहाँ पर। लेकिन
लिक्विड वाटर वहाँ पर पहली बार पाया गया है। ठीक है, इसीलिए ये स्टडी की फाइंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इसको लेकर आगे क्या लिखा गया है कि द फाइंडिंग्स कुड हेल्प रिसर्चर्स better understand the water cycle of Mars, which in turn could unlock questions related to the evaluation of the planet's climate, surface and interior। तो इस फाइंडिंग से, इस स्टडी की फाइंडिंग से रिसर्चर्स जो हैं वो मार्स की वाटर साइकिल को समझ सकते हैं और उसके थ्रू इस तरीके के सवालों के जवाब भी उनको मिल सकते हैं कि प्लैनेट का जो, मतलब मार्स का जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है, उसकी जो सरफेस है, उसका जो इंटीरियर है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है। The discovery could also provide impetus to the ongoing search for evidence of life on Mars। कि लाइफ ऑन मार्स यानी कि मार्स पर जीवन के की तलाश, ठीक है, या जीवन के कुछ वहाँ पर सबूत ढूंढे जा रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हो। तो ये जो ऑनगोइंग सर्च है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे। अब ये स्टडी कैसे कैरी आउट की गई, तो इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने क्या किया कि नासा का जो मार्स इनसाइट लैंडर था जिसने इस प्लेनेट को टच डाउन किया था 2018 में और 2022 तक ये दिसंबर तक ये रिटायर हुआ, तो उसका इन्होंने डेटा का यूज़ किया है। अब ये लैंडर जो है इसमें एक सिस्मोमीटर लगा हुआ था जिसने 1300 से ज़्यादा सिस्मिक वेव्स, ठीक है, मार्स में जो भूकंप वगैरह टाइप आता है उसको मार्स क्वेक कहा जाता है। ठीक है, तो मार्स क्वेक से जो सिस्मिक वेव्स जनरेट हुई हैं 1300 से ज़्यादा वेव्स ऐसी इसने डिटेक्ट की है, रिकॉर्ड की हैं, और जो मीटियोरॉइड इम्पैक्ट्स की वजह से भी वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो पिछले 4 सालों में यानी कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो भी इस तरीके की सिस्मिक वेव्स हैं उसको इसने डिटेक्ट किया। अब रिसर्चर्स ने उसके बाद इन सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड है उनको एग्जामिन किया और वो ये चीज़ डिटरमाइन करने में एबल रहे कि व्हाट मटेरियल द वेव्स वर मोस्ट लाइकली टू बी मूविंग थ्रू। कि स्पीड के हिसाब से उन्होंने ये चीज़ पता लगाने की कोशिश की कि ये जो वेव्स हैं वो किस तरीके के मटेरियल के थ्रू पास हो रही हैं। ठीक है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक जियोफिजिकल मॉडल आइडेंटिकल टू द वन यूज टू मैप अंडरग्राउंड एक्विफर्स एंड ऑयल फील्ड्स हेयर ऑन अर्थ। जैसे धरती के ऊपर जो हम अंडरग्राउंड एक्विफर्स यानी कि जो अंडरग्राउंड हमारे ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, एक्विफर जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, ठीक है, उनके लिए, या ऑयल फील्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसा ही इन्होंने मॉडल यूज़ किया और इसका इस्तेमाल करके जो डेटा कलेक्ट किया गया था इनसाइट के द्वारा, ठीक है, ये इनसाइट लैंडर के द्वारा, उसको इन्होंने एनालाइज किया और इन्होंने ये पाया कि द डेटा आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड इफ़ डीप बिलो द सर्फेस ऑफ मार्स देयर लाइज अ लेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड igneous rocks such as granite whose cracks are filled with liquid water। तो उन्होंने ये कहा कि इस डेटा को, जो भी डेटा हमें मिला है, जितना भी हमने एनालिसिस किया है, उसको बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है कब, अगर डीप बिलो द सरफेस ऑफ मार्स यानी कि मार्स की जो सरफेस है, जो सतह है, उसके काफ़ी नीचे अगर वहाँ पर इग्नियस रॉक्स हैं, और इग्नियस रॉक्स भी कैसे हैं, फ्रैक्चर्ड, कि उनमें बीच बीच में क्रैक्स हैं, है ना, इग्नियस रॉक जैसे कि ग्रेनाइट, इस तरीके के रॉक्स हैं, फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, और उसकी जो क्रैक्स हैं उनमें पानी भरा हुआ है, उनमें लिक्विड वाटर भरा हुआ है। अगर ये चीज़ सही है तो मतलब हमारा डेटा, जो साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने कहा कि हम अपने डेटा को इस आधार पर बता सकते हैं कि अंदर ऐसा है। अब किसी ने ऐसा है कि वो अंदर जाके देखा नहीं कि वहाँ पर लिक्विड वाटर है या नहीं है, बट इस तरीके की स्टडी में ये पता लगा है, इस तरीके के डेटा का एनालिसिस करके, कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब वट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी। इस स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो लेयर है फ्रैक्चर्ड इग्नियस रॉक्स की, ये लगभग मार्स का जो क्रस्ट है उसमें 10 से 20 किलोमीटर डीप है। ठीक है, 10 to 20 किलोमीटर डीप है। एंड द स्टडी सजेस्ट दैट द वाटर कुड हैव सीप्ड फ्रॉम द सरफेस बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन मार्स हार्बर्ड रिवर्स, लेक्स एंड पॉसिबली ओशियंस। और स्टडी ये सजेस्ट करती है कि पानी जो है वो सरफेस से यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब मार्स में माना जाता था कि रिवर्स, लेक्स और ओशियंस वगैरह थे, तब से ये पानी वहाँ पर हो सकता है कि उस लेयर तक पहुँच गया हो जो 10 से 20 किलोमीटर नीचे है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस स्टडी के जो मैंने आपको समझाया
वो इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आपको ये क्लियर हो कि किसी ने जाके वो लिक्विड वाटर देखा नहीं है, ठीक है। कि जैसे बताया ना शुरुआत में पहली लाइन में लिखा है कि रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर मिला है, तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड वाटर का कोई तालाब था, ठीक है, और किसी ने देखा, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने कहीं दूर से कोई फोटो आई कि अरे वो देखो वहाँ पर इतना बड़ा तालाब दिख रहा है पानी का, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे इन्होंने पता लगाया और क्या चीज़ पता लगी है वो भी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्चर्ड इग्नियस रॉक्स हैं, और फ्रैक्चर्ड इग्नियस रॉक्स के अंदर जो उसमें क्रैक्स हैं उसमें लिक्विड वाटर है, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। अब इसके बाद ये लिखा है कि ये जो डिस्कवरी है लिक्विड वाटर की, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्स में लाइफ है, ये चीज़ ये नहीं बताती कि लाइफ मार्स में लाइफ है या नहीं है। इट रेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ हैबिटेबल एनवायरनमेंट, लेकिन हाँ, एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हैबिटेबल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट ये चीज़ क्लियर नहीं है कि पानी मिलने का ये कोई मतलब है कि लाइफ है मार्स में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई बात, समझ गए क्या था पूरी कहानी। चलो इसके बाद अगला आर्टिकल देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि लेटरल एंट्री आज से बहुत पहले नेहरू गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट किया करती थी। अब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है इसको समझेंगे। देखो, तो जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने लेटरल एंट्रीज ओपन की हैं इनटू द ब्यूरोक्रेसी, उससे लगभग 6 दशक पहले, 6 decades ago, द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी कई सारे अपॉइंटमेंट्स किए थे फ्रॉम दी ओपन मार्केट बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज इन वेरियस फील्ड्स। ओपन मार्केट का मतलब वही हो गया कि मतलब अदर देन द सिस्टम ऑफ जो एग्ज़ाम वगैरह होता था उसके अलावा बता रहे हैं, ठीक है। ओपन मार्केट में से कैंडिडेट्स की कॉम्पिटेंस और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है इन वेरियस फील्ड्स, उसके आधार पर रिक्रूटमेंट्स या अपॉइंटमेंट्स हुए थे। मोदी गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया था कि लेटरल एंट्री का जो पहला एडवर्टीजमेंट है वो 2018 में निकाला था, और कल मैंने आपको ये भी बताया कि यूपीएससी ने अभी जो लेटेस्ट निकाला था 17 अगस्त का एडवर्टीजमेंट था 45 पोस्ट के लिए, उसको वापस ले लिया, उसको विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब कई सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सरकार के एलाइज, उन्होंने ये जो अटेम्प्ट था, सरकार का जो अटेम्प्ट था इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स या नियुक्तियां करने का विदाउट फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, उसका क्रिटिसिज्म किया, ये भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखो पीछे चलते हैं, तो नीड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1946 में जब ये चीज़ पता थी कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिलनी है, तो उस समय सेंट्रल कैबिनेट फॉलोइंग अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रीमियर्स की एक कॉन्फ्रेंस के बाद सेंट्रल कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, क्योंकि उससे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन पुलिस हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि आईएएस और आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद देश को कई सारे ऐसे ऑफिसर्स चाहिए थे जो पॉलिसीज़ बना सकें और उन पॉलिसीज़ को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट या लागू भी कर सकें। नॉट मैनी क्वालिफाइड ऑफिसर्स वर अवेलेबल, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ऑफिसर जो है वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि आईसीएस का जो लास्ट बैच निकला था, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो लास्ट बैच निकला था, उसका रिक्रूटमेंट हुआ था 1943 में, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पहला बैच था वो 1948 में आना था। तो उस समय की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि दैट अंटिल मिड 1950s कुछ 7,000 एप्लीकेंट्स जो हैं कंपेयर्ड ऑन एवरेज इन दी एनुअल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स वो आया करती थी, मतलब 7,000 लोग जो है वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते थे हर साल, और उसमें से 200 का सिलेक्शन होता था। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आज के समय में जो एप्लीकेशंस हैं और जो सिलेक्शन का रेशो है वो उस समय काफ़ी कम हुआ करता था। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 5 लाख लोगों का सिलेक्शन, 5 लाख लोग पेपर में अपीयर होते हैं और उसमें से सिर्फ 1,000 का सिलेक्शन होता है। उस समय 7,000 लोग अप्लाई करते थे और 200 का सिलेक्शन होता था, तो उस समय ये रेशो कम था। इसके अलावा खैर आगे देखो, इसके अलावा ये लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनमें भी इस तरीके की ज़रूरत थी, उनको भी ऑफिसर्स की ज़रूरत थी पॉलिसीज़ बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इस शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स स्पेशली दोज विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स किए गए 1948-49 में,
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और 1956 में जब वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, एंड होम मिनिस्टर एंड इन 1948-49 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हुआ करते थे तब, और 1956 में भी इस तरीके के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की गए हैं। ठीक है, अब दिस वाज इन एडिशन टू द एनुअल रिक्रूटमेंट्स थ्रू एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो यूपीएससी जो अपने एनुअल रिक्रूटमेंट करता था एग्जाम्स के थ्रू, वो तो हो ही रहे थे, ये उसके अलग हो रहा था, उसका एडिशनल था, उसके मतलब वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ इस तरीके के स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी इन्होंने यहाँ पर किए 48-49 में और 56 में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि द स्पेशल सेलेक्शंस टू वर मेड बाय द यूपीएससी बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड। स्पेशल सिलेक्शन जो हो रहे थे वो भी हालांकि कर तो यूपीएससी रहा था, लेकिन इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के रिकमेंडेशन के आधार पर कर रहा था। 1949 का जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है उसमें क्या था कि इस स्क्रूटनी होती थी एप्लीकेंट्स के रिकॉर्ड की, और इंटरव्यू होता था उसके आधार पर किया गया। 1956 का जो रिक्रूटमेंट है दैट टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, उसमें एक रिटन एग्जामिनेशन हुआ और एक इंटरव्यू हुआ। और ये जो इमरजेंसी रिक्रूटमेंट्स किए गए वर मेड नॉट ओनली फॉर द आईएएस बट फॉर ऑल्सो फॉर द आईपीएस एंड सेवरल सेंट्रल सर्विसेज। सिर्फ आईएएस के लिए ही नहीं बल्कि आईपीएस और बाकी कुछ और सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाओं के लिए भी रिक्रूटमेंट किए गए। द स्पेशल रिक्रूटमेंट वॉज डिजाइन टू सेलेक्ट द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया एंड फ्रॉम इंडियंस लिविंग अब्रॉड टू डिप्लॉय इन द सर्विसेज ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, स्पेशल रिक्रूटमेंट इसीलिए किया गया कि भारत के जो कुछ बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो सिर्फ मतलब भारत के हैं वो तो है ही हैं, बाकी कुछ ऐसे इंडियंस जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको क्या किया जा सके, इस नए देश की सर्विसेज में लाया जा सके। अब उस समय जो सेकेंड राउंड ऑफ स्पेशल रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे 1956 में, उस समय जो होम मिनिस्टर या गृह मंत्री हुआ करते थे जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने लोकसभा में 30 मई 1956 को ये कहा कि द ब्रिलियंट कार्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड डिप्लीटेड and exhausted and here at the center we have no men who can be appointed to the post of deputy secretary etc from the IAS। तो उन्होंने यही कहा कि ब्रिलियंट कार्डर जो है वो डिप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और सेंटर में हमारे पास ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको मतलब IAS में से हम डिप्यूटी सेक्रेटरीज अपॉइंट कर सकें, तो इसलिए हमें इस तरीके के रिक्रूटमेंट्स करने पड़ रहे हैं। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो द अपर एज लिमिट टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द अर्लियर डेज वाज 24 ईयर्स। पहले जो अपर एज लिमिट हुआ करती थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वो सिर्फ 24 साल हुआ करती थी। ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो होते थे ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने 25 साल की उम्र पूरी कर ली है, लेकिन 40 साल नहीं, मतलब 25 से 40 साल के बीच में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो एज लिमिट है वो 45 साल थी, 5 साल का उसमें छूट दी गए थे। द नाउ कैंसिल्ड लेटरल एंट्री इनिशिएटिव हैड द सेम एज सीलिंग फॉर द एप्लीकेंट्स, मतलब उसमें जो अभी कैंसिल हुआ है उसमें भी यही एज लिमिट हुआ करती थी। इसके बाद 1948-49 में जो पहला राउंड ऑफ स्पेशल रिक्रूटमेंट्स हुआ उसमें 82 ऑफिसर्स को हायर किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड। सेकेंड राउंड के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स दैट इज BN दत्तार ने एक्सप्लेन किया द रैशनल फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स, मतलब इस तरीके के जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनके पीछे का जो तर्क है उसको इन्होंने समझाया। उन्होंने ये कहा कि दिस इमरजेंसी रिक्रूटमेंट विल बी ओपन एंड कैंडिडेट्स वुड बी टेकन फ्रॉम व्हाट इज़ नोन एज द ओपन मार्केट नॉट ओनली फ्रॉम द सर्विसेज। ठीक है, कि कैंडिडेट जो हैं उनको ओपन मार्केट से लिया जाएगा, सिर्फ सर्विसेज से नहीं। द सर्विसेज कैन ऑल्सो कम इन प्रोवाइडेड दे possess द क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड। A large number of IAS is necessary and a larger number has to be taken from a larger sphere। ठीक है, तो उन्होंने वही वाली बातें कही कि ज़्यादा लोग चाहिए और ज़्यादा लोग जो है फिर वो बड़े उसमें से ही आ सकते हैं, पूल में से, सिर्फ एग्ज़ाम से जो निकल के आ रहे हैं उनसे काम नहीं चल पा रहा है। 1956 का जो राउंड है उसके लिए सरकार ने एक चीज़ और करी कि ओपन मार्केट कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए 300 रुपये की एक एप्लीकेशन फ़ीस रख दी। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट थी इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, कॉज्ड एन अप्रोर इन द पार्लियामेंट, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और एक कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे AK गोपालन का आपने एक फेमस केस भी जो है वो इसमें पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो AK गोपालन जो कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया
कि अनएम्प्लॉयड यूथ वुड नॉट बी एबल टू अप्लाई, कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो 300 रुपये कहाँ से लाएंगे। उस समय के 1956 के 300 रुपये बहुत ज़्यादा हुए, है ना। एंड दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू रिवाइव द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द ICS, कि ICS का जो पुराना ट्रेडिशन है ये उसी को रिवाइव करने का एक प्रयास है। ऐसा उन्होंने कहा कि ICS जो हुआ करता था ब्रिटिशर्स के दौरान, उस समय भी जो रिक्रूटमेंट ICS में होते थे वो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी और फ्यूडल फैमिलीज से हुआ करते थे, उसमें भी आम लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। और दिस IAS रिक्रूटमेंट विद दिस रूल रिवाइव्स दैट ओल्ड ट्रेडिशन। तो उन्होंने वही कहा कि ये जो नया सिस्टम यहाँ पर ये लाए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वो ओल्ड ट्रेडिशन को ही रिवाइव करता है। It tries to restrict the field of recruitment to the most important administrative service of the country, to the sons and daughters of the rich and the influential people in the country, कि सिर्फ जो influential peoples हैं, जो rich लोग हैं, उन्हीं के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, बाकी लोग तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। अब इन रिक्रूटमेंट्स के लिए 1956 में 22,161 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो आई, और उसमें से 1138 SC थे और 185 STs थे। इंडियंस जो बाहर रह रहे थे विदेशों में, वो भी अपीयर हो सके एग्ज़ाम में, उसके लिए भारत के बाहर भी 22 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सेटअप किए गए, और ये एग्ज़ाम जो है वो हुआ 28 दिसंबर 1956 को। ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट वाली बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1956 में जो रिक्रूटमेंट हुए थे वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पर हुए थे, वही एग्ज़ाम का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कहानी, ठीक है। अब इसके बाद इन अपॉइंटमेंट्स में अगर कोटा की हम बात करें तो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स। इन ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स में SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसको लागू किया गया था। हाउएवर देयर वॉज नो रिजर्वेशन अमंग ऑफिसर्स हु वर प्रमोटेड फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विसेज। जो ऑफिसर्स स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रमोट होकर आए थे उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। SC का कोटा 12.5%, ST का कोटा 5%, ठीक है। बोथ फॉर वैकेंसीज फिल्ड नॉर्मली थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इन द स्पेशल रिक्रूटमेंट। मतलब जो UPSC करा रहा था साल का एग्ज़ाम एनुअली, उसमें भी, और जो स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहे थे उसमें भी कोटा या जो रिजर्वेशन है वो इतना ही था। SC के लिए 12.5% और ST के लिए 5%। द फिलिंग ऑफ द कोटा वॉज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। कोटा का जो फिलिंग है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स, कि सूटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, उस आधार पर वो कोटे को भरा जाता था। सरकार के अनुसार द कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ SC एंड STs वर रिलैक्स्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कि जितना हो सकता था, जिस हद तक पॉसिबल हो सकता था, उस हद तक जो कंडीशंस हैं उनको रिलैक्स किया गया था ताकि SCs और STs का रिक्रूटमेंट हो सके। अब होम मिनिस्टर उस समय GB पंत हुआ करते थे, उन्होंने लोकसभा में 24 अप्रैल 1958 को बताया कि so far as special emergency recruitment from the open market is concerned, in the original list that was prepared by the UPSC, there were only 26 members from the scheduled caste। कि UPSC ने जो ओरिजिनल लिस्ट बनाई थी पहली, उसमें सिर्फ SC के 26 मेंबर हुआ करते थे। तो इसलिए उसमें ये कहा गया कि स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा और कम करें ताकि और ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। फिर ऐसा किया गया और ज़्यादा मतलब रिलैक्सेशन दिए गए, तो उसमें 133 को ऐड किया गया। उसके बाद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया गया और UPSC ने फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश की, और फाइनल रिक्रूटमेंट जो ओपन मार्केट से हुए उसमें 7 SC कैंडिडेट और 3 ST कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट हुए 1956 में। और 182 IAS ऑफिसर जो ओपन मार्केट से सेलेक्ट हुए थे 1949 में पहली रिक्रूटमेंट ड्राइव में, उसमें 12 SC थे और 1 ST थे। यानी कि ये सिस्टम आप समझ गए कि ओपन मार्केट का जो रिक्रूटमेंट उस समय होता था, जिसको आज की डेट में लेटरल एंट्री से कंपेयर किया जा रहा है, बट उसमें भी अंतर था, ठीक है। वहाँ पर एक बार तो इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के रिकमेंडेशंस के आधार पर हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन अप्लाई था। और जो ये था बाद वाला जो था उसमें तो एग्ज़ाम लिया गया, और SC STs को ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए उसमें क्राइटेरिया में भी रिलैक्सेशन दिया गया, है ना। मतलब कट ऑफ वगैरह को कम किया गया होगा ताकि ज़्यादा लोग इंटरव्यू वगैरह दे सकें। अब इंटरव्यू देने के बाद तो फिर जो जैसा भी देगा, जैसा परफॉर्म करेगा, उसी आधार पर उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल की डेट में हो क्या रहा है ना, कि आपको वो तो पता ही है कि जो
बीजेपी की या जो गवर्नमेंट की जो ये है, खासकर बीजेपी की मैं कहूँगा, सरकार का नाम लेना ठीक नहीं है, बीजेपी की जो सोशल मीडिया की जो ट्रोल आर्मी है, ठीक है, या जिसको मैं कहूँ कि सोशल मीडिया की जो टीम है, वो इस तरीके के कहानियाँ बहुत चलाती है, ठीक है। और अगर बीजेपी के ऊपर कुछ भी सवाल उठने शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो कांग्रेस से चलते 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 पीछे वो नेहरू तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा हुआ है। तो नेहरू तक जाना या नहीं जाने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो देश का इतिहास है, आप उसमें जाइए, आप उसमें एक बार नहीं 1000 बार जाइए। बट बात यह है कि आज की जनता के सामने जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सही आने चाहिए, ठीक है। आप सीधे सीधे ये कह दें कि लेटरल एंट्री बीजेपी ने शुरू नहीं की, लेटरल एंट्री तो नेहरू के ज़माने से हो रही है। नेहरू के ज़माने से हो रही है, बिल्कुल, एक तरीके से लेटरल एंट्री ये भी है, ठीक है, नेहरू के ज़माने से हो रही है। बट उसका तरीका और आज की डेट में जो लेटरल एंट्री हो रही है उसके तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियरली रिजर्वेशन मेंशन किया गया है, यहाँ पर वो सिंगल कार्डर पोस्टिंग नहीं हो रही है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था, है ना, कि जो 45 पोस्ट निकाली गई थी वो सारी की सारी सिंगल कार्डर पोस्ट थी, मतलब एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक पोस्ट, एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक पोस्ट। अब वो एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक पोस्ट अगर निकल रही है तो वो एक पोस्ट पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम सोशल जस्टिस को ध्यान में रख रहे हैं, कि वी आर कमिटेड टूवर्ड सोशल जस्टिस, बट एक रिजर्वेशन, एक पोस्ट पर आप रिजर्वेशन लागू कर ही नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो बात अलग है, अगर सरकार उसको लेकर कुछ नया फॉर्मूला लेके आएगी तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा कहने का अर्थ ये है, ठीक है, मेरी ये बात जब मैं कहता हूँ तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, देश के लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा ना तो कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना मेरा बीजेपी से कोई लेना देना है, बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या थी। अगर पहले की चीज़ें ख़राब थी तो उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, जम के कीजिए, क्या दिक्कत है। आज की चीज़ें ख़राब हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, है ना। लेकिन सच्चाई पता होने के बाद हवा में तीर नहीं मारने हैं, ठीक है। खासकर आप लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हवा में तीरबाजी नहीं करनी है। आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, उसके बाद आप चीज़ें लोगों को समझाएं या लोगों से बात करें, तो समझ में भी आता है, तो मज़ा भी आता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आपके सामने भी हो सकता है कि सोशल मीडिया की ऐसी कोई पोस्ट आए कि लेटरल एंट्री तो नेहरू के ज़माने से चल रही है, तो आप उस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं, है ना, आप उस चीज़ को समझा सकते हैं कि नेहरू के ज़माने से हो रही है, बट उसमें क्या तरीका था, 2 बार की गई, 48 49 में, 56 में की गई, 48 49 में कैसे की गई, 56 में एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज डिस्कस करने थे, और वाला एक आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगा, उसको पढ़िएगा ज़रूर, समझ में आए या ना आए बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स हैं, अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर मंथली लेना चाहते हैं तो 59 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेस देन ₹2 पर डे में। जुलाई का लॉन्च हो चुका है, अगस्त का भी आएगा, अगस्त का महीना पूरा होगा उसके बाद। जून का आ चुका है, जुलाई का आ चुका है। और इसी तरीके से अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की पीडीएफ्स आपको ओनली एट 680 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने की पीडीएफ्स आपको 510 में मिलेगी। 8 महीने की पीडीएफ 345 में, 345। 4 महीने की पीडीएफ 175 में मिलेगी। और मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, एट लेस देन ₹2 पर डे, 59 रुपीज़ में मिलती है, ठीक है। और बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और प्ले स्टोर से, और अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वहाँ पर ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो कोर्सेज़ हैं, मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज़ में अगर आप चाहें तो एनरोल ज़रूर करें। अभी आज के लिए अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 30% 40% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, आज क्योंकि सेल है अभी, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट ईयर का जो
कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है। और लास्ट ईयर का हम आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं, 12 महीने की कंपाइलेशन PDF से इंग्लिश में 499 रुपीज़ में आप इनको परचेज कर सकते हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 की। सारे के सारे कोर्सेज PDF नोट्स हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर आपको किसी का लिंक नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर हमसे जो ये व्हाट्सएप नंबर है 9150449990 इस पर कांटेक्ट कर लें, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स जो हैं वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इस QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल करके हमें कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से या जितना आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है उस हिसाब से आप हमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आपको ही मिलेगा कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे चल पाएंगे। यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि कम से कम आप लोग ही करें। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग सपोर्ट करें, तो इसी तरीके से हम लोग सेशंस को आगे यूट्यूब पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं या कुछ और फीडबैक सजेशंस भी आप देना चाहें तो वो कमेंट्स में दे सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना साथ और अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या सिंपली इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, उसके थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।